रुद्र प्रताप की पकड़ रहस्यमयी भाले पर और मजबूत हो गई। लुयान कुछ ही क्षण पहले गुस्से से चिल्ला रहा था, लेकिन अब वह अपना मुंह बंद करके घबराए हुए दिख रहा था। अब तक कोई भी मूर्ख उनके बीच शक्ति के स्तर के अंतर को पहचान लेता, और लुयान कोई मूर्ख नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसके प्रतिद्वंद्वी की शक्ति उससे कहीं अधिक थी, और उसने इस चिपचिपी स्थिति से बाहर निकलने की योजना बनाने की कोशिश की। लेकिन अभी के लिए उसकी प्राथमिकता उस दमनाक भाले से बचना था। लुयान ने उस नुकीले भाले से आंखें हटाए बिना घूंट निगल ली, जो ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण उसके शरीर को छेद सकता था। हालांकि गुंगनिर की नोक कहीं और की ओर इशारा कर रही थी। क्रैश! रहस्यमयी भाला कठोर जमीन में धंस गया। ईक! लुयान चिल्लाया। क्या उसका प्रतिद्वंद्वी सोच रहा था कि वह अपने हथियार के बिना इस लड़ाई को समाप्त कर सकता है, या वह लुयान का उपहास करने की कोशिश कर रहा था, जो सबसे छोटे इशारे पर भी कांप रहा था? दोनों ही स्थितियों में ये घमंडी ड्यूक के लिए एक अपमान और शर्मनाक मोड़ था। लुयान की चोंच अपमान से बंद हो गई। हालांकि शक्तियों में इतने स्पष्ट अंतर के कारण वह तुरंत भाग नहीं सकता था। तुम बेवकूफ! वह बड़बड़ाया। वह एक ऐसी स्थिति में फंस गया था जहां बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, और उसका गुस्सा और भी गहरा हो गया। हालांकि उसकी शर्म की भावना उसके गुस्से से भारी थी। रुद्र प्रताप के कार्य, जो पहली नजर में निरर्थक लग रहे थे, एक अप्रत्याशित बदलाव लेकर आए। रंबल! रहस्यमयी भाला जमीन में दृढ़ता से स्थापित हो गया, और उसमें से जड़ें निकलने लगीं। मजबूत जड़ें और शाखाएं उगने लगीं, और एक पल में यह एक एकल ऐश वृक्ष बन गया। इसकी शाखाएं सभी दिशाओं में फैलने लगीं। जिस समय तक लुयान को असामान्यता का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ जड़ें जो गुप्त रूप से जमीन में घुसी थीं, उन्होंने उसे उसके टखनों से पकड़ लिया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, एक शाखा फैली और उसके शरीर के चारों ओर लिपट गई। उसने अपनी महान शक्ति पर भरोसा करते हुए अपने शरीर को मरोड़ा, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। मजबूत शाखाओं और जड़ों ने उसे जाने नहीं दिया। न तो कर्पिंग पॉइजन मिस्ट क्षमता और न ही सेटर की मजबूत शारीरिक संरचना काम आई। वह पूरी तरह से बंध गया था। रहस्यमयी भाले गुंगनिर का वास्तविक रूप अंडरवर्ल्ड का बीज सीड था, और अब उस बीज ने अंकुरित हो गया था। इसने जो पहला फल दिया वह लुयान था, डीप फ्लोज के शासकों में से एक। यदि चीजें योजना के अनुसार हुई होती, तो तुम अंडरवर्ल्ड के लिए पोषण के रूप में समाप्त हो गए होते। लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं तुम्हें अंडरवर्ल्ड के हवाले कर दूं, रुद्र प्रताप ने कहा, क्योंकि वह उस बेचारे ड्यूक के पास पहुंचा जो बेसहारा बंधा हुआ था। लुयान, जो उस हद तक संघर्ष कर रहा था कि उसकी मांसपेशियां कट गई थीं और उसकी मजबूत खाल छिलने लगी थी, ने देर से रुद्र प्रताप को नोटिस किया और जम गया। वह बड़बड़ाने लगा, रुको, बातचीत करते हैं। यदि तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हारे लेबिरिंथ का समर्थन करूंगा, और मैं अपने देश से भी तुम्हारे देश का समर्थन करवाऊंगा। इसलिए मुझे। उसने अपनी सारी सामर्थ्य के साथ जो कुछ भी भेने की कोशिश की, लेकिन उसे और रुद्र प्रताप के बीच की भाषा की दीवार बनी रही। नहीं, भले ही वे संवाद कर सकते थे, इस लालची लॉर्ड का कोई रास्ता नहीं था कि वह उस शिकार को छोड़ दे जिसे उसने आखिरकार पकड़ा था। अपने आप को इसके लिए दोष देना कि तुम एक सच्चे ड्यूक नहीं हो, रुद्र प्रताप ने ठंडे ढंग से कहा। रुको, मुझे बचाओ, मैं ऐसे नहीं मर सकता। लुयान ने भीख मांगी। क्या तुम्हें पता है मैं अपने इस पद तक पहुंचने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा? मुझे बचाओ। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे प्रति अपनी निष्ठा की कसम खाऊंगा। शक्तिशाली ड्यूक का आवरण उतर गया, और चिड़चिड़े डंजन बेबी का खोल भी। जो बचा वह केवल एक बेचारा सुरंग खोदने वाला था, जो मौत के सामने रो रहा था और अपनी जान की भीख मांग रहा था। मुझसे मिलने के अपने भाग्य के लिए नफरत करो, रुद्र प्रताप ने कहा जैसे ही उसकी उंगलियां लुयान के शरीर को छुईं, और उसके साथ लुयान का अंत हो गया। ड्यूक्स अंडरवर्ल्ड कुलीनता में सबसे गौरवशाली होते हैं और डीप फ्लोज के सच्चे शासक होते हैं। लुयान एक ऐसी शक्ति का धनी था जिसकी तुलना आपने अब तक जिन भी अन्य कुलीनों से की है, उनसे नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब वह लालची लॉर्ड के जाल में फंसा एक बेचारा तितली के सिवाय कुछ नहीं है। लालच की शक्ति ड्यूक लुयान को अपनी शक्ति के स्रोत के रूप में ग्रहण करती है, और यह अंतिम बूंद तक सब कुछ खा जाएगी। मैं तुम्हारे सभी आक्रोश को भी निगल जाऊंगा। लड़ाई समाप्त हो चुकी थी और अब खाने का समय था। तारांकन तारांकन तारांकन। लड़ाई समाप्त हो चुकी थी, लेकिन कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ईक! लुयान चीखा। एक डरे हुए ड्यूक की चीखें सुनना एक नई बात थी, लेकिन कभी भी सुखद अनुभव नहीं था। लुयान जैसे शक्तिशाली शासक का गिरना और दूसरे के द्वारा अंडरवर्ल्ड के एक तुच्छ जीवन की तरह जीवित खाए जाना वहां एकत्रित सभी लोगों के लिए अनंत आतंक की तरह था। यहां तक कि उसके वफादार सेटर्स भी डर के मारे एक कदम भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पाए, और लालची ग्रैंड लेबिरिंथ ने भी हंगामा नहीं किया, भले ही उसके सामने एक ड्यूक मात्र चारा बन गया था। उनमें से एंजेला एकमात्र थी जिसने इस दृश्य को देखकर भय के बजाय खुशी का एहसास महसूस किया। उसने एक डीप फ्लो शासक के जीवित खाए जाने के अविश्वसनीय दृश्य की प्रशंसा की, और अंत में उसने आंसू भी बहाए।
ड्यूक, जिसे एक बार एक निरपेक्ष शासक माना जाता था, ने आम कचरे की तरह अपनी जान की भीख मांगी। यह एक ऐसा क्षण था जब अंडरवर्ल्ड के दृढ़ और निरपेक्ष नियम टूट गए। गहराइयों की गहराई में निरपेक्ष शक्ति के सिंहासन पर सच्चा राजा पैदा हो चुका है। एंजेला अपने मालिक की उपासना करने के लिए घुटनों के बल बैठ गई और फर्श पर लेट गई, और असंख्य वैम्पायर्स, अंडरएल्व्स और ग्रैंड लेबिरिंथ के अन्य निवासियों ने भी ऐसा ही किया। मेरे राजा, तारानकन तारानकन तारानकन। सेटस के शासक, पाप की राक्षस सेना की ऊर्जा वास्तव में ड्यूक के लिए बहुत उपयुक्त थी। लालच की शक्ति ने उस विशाल मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद तुरंत अपने 100% संतृप्ति स्तर को तोड़ दिया है, और इसकी ग्रेड बढ़ गई है। लालच की शक्ति ग्रेड 1, लालच की शक्ति ग्रेड 2 बन गई है। लालच की शक्ति ग्रेड 2 तक पहुंच गई है, और अनूठी शक्ति ग्लटनी प्रेडेशन बन गई है। ग्लटनी की शक्ति, जो एक दुस्साहसी खाने वाली थी, अब और अधिक आक्रामक हो गई है। सभी जीवित प्राणियों को निगलने वाले सच्चे शिकारी की शक्ति प्रेडेशन का निर्माण हुआ है। लालच की शक्ति अब आपको अधिक मात्रा को और अधिक तेजी से निगलने की अनुमति देती है। अब से आप एक के बजाय एक साथ कई जीवनों का उपभोग करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा ग्लटनी के विपरीत, जो केवल ऊर्जा को अवशोषित करती थी, प्रेडेशन अपने शिकार की शक्ति का एक बार उपयोग कर सकती है। पाप की राक्षस सेना द्वारा रखी गई अभिशाप और दंड की शक्ति का अब उपयोग किया जा सकता है। रुद्र प्रताप को अपनी रक्तवाहिकाओं के फटने के कगार पर महसूस किया, क्योंकि तृप्ति की एक भावना उसके भीतर बह रही थी, लेकिन उसे लालच की शक्ति द्वारा भी तुरंत अवशोषित कर लिया गया। लालच की शक्ति ग्रेड 2 संतृप्ति 93%। भविष्य में यदि आप अपनी संतृप्ति को 7% और बढ़ाते हैं, तो लालच की शक्ति की ग्रेड फिर से बढ़ जाएगी। जैसे ही लालच की शक्ति की ग्रेड बढ़ी, नई क्षमता प्रेडेशन अनलॉक हो गई। उसके बाद रुद्र प्रताप के भौतिक शरीर को मजबूत हुआ। लेकिन रुद्र प्रताप इस तथ्य से अधिक प्रसन्न था कि उसने एक ड्यूक को अकेले हरा दिया था, भले ही उसने इसे आधे अधूरे तरीके से किया था। रुद्र प्रताप ने लुयांग को देखा, जो सूखकर एक भावशून्य मम्मी बना शव बन गया था। वह एक डंजन बेबी था जो अपना बाहरी खोल उतरने के बाद एक तुच्छ सुरंग खोदने वाले से अलग नहीं दिखता था। रुद्र प्रताप ने जो परिणाम हासिल किया था, उसके बावजूद उसके मुंह में एक कड़वा बात बचा रहा। हालांकि लुयांग शायद उसकी तरह एक इंसान और एक डंजन बेबी रहा हो, लेकिन वह एक अंडरवर्ल्ड ड्यूक भी था, और कोई व्यक्ति जो उसके ग्रैंड लेबिरिंथ पर हमला कर चुका था। और रुद्र प्रताप इतना नर्म नहीं था कि वह एक हमलावर की मौत पर शोक मनाए। युद्ध के मैदान पर नियंत्रण करो, उसने आदेश दिया। लुयांग के शरीर के धूल बनकर युद्ध के मैदान में बिखरने के बाद रुद्र प्रताप ने अपनी जीत की घोषणा की। आपने एक शक्तिशाली डीप फ्लो ड्यूक के खिलाफ जीत हासिल की है। आपने संख्या में कम होने और शक्ति की कमी के बावजूद फिर से एक चमत्कार हासिल किया है। अंडरवर्ल्ड में हमेशा के लिए याद रखी जाने वाली एक जीत को अजेय कमांडर की जीत की श्रृंखला में जोड़ा गया है। लंबे समय से अंडरवर्ल्ड ड्यूक्स का शासन रहा है। अंडरवर्ल्ड के निरपेक्ष सिंहासन को कुचलने में आपकी सफलता की खबर अंडरवर्ल्ड में दूर दूर तक फैल गई है। जो लेबिरिंथ मास्टर आपके अस्तित्व से अनभिज्ञ थे, उन्होंने अजेय कमांडर को पहचानना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे आपकी प्रसिद्धि और कुख्याति फैलती है। तारानकन तारानकन तारानकन। लड़ाई समाप्त हो चुकी थी, लेकिन अभी भी काम बाकी था। रुद्र प्रताप को गिरे हुए ड्यूक के लेबिरिंथ में जल्दी से सैनिकों को भेजना था, इससे पहले कि घिनौने मुर्दाखोर उसे घेर लें। उसने सेटस के लेबिरिंथ को साफ करने के निर्देशों के साथ जल्दी से मोरिगन और हाइमडल को भेज दिया। क्वीक, जबकि अन्य समन्स लेबिरिंथ को साफ करने में व्यस्त थे। इंटघोस्ट, जो उनके बीच में खड़ा खाली दिख रहा था, जब रुद्र प्रताप ने उसे देखा तो वह चौंक गया और शोर मचाया। रुद्र प्रताप ने कहा, अब ठीक है, इसे वापस बाहर निकालो। असंतुष्ट दिखते हुए इंटघोस्ट ने उल्टी करना शुरू किया। कुछ क्षणों बाद एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ एक भयानक बदबू हवा को भर गई। आर्या शांता, जो इंटघोस्ट की घिनौनी लार से आधी पच चुकी थी, जमीन पर थूक दी गई। उसके कपड़े, जो पहले ही उसे ढकने के लिए मुश्किल से काफी थे, पूरी तरह से पिघल चुके थे, लेकिन आर्या शांता आकर्षक से अधिक दयनीय दिख रही थी। वह एक मांस के टुकड़े की तरह दिख रही थी जिसे चबाया और आधा निगला गया था, और यदि रुद्र प्रताप थोड़ा भी देर कर देता तो इंटघोस्ट के घातक पाचक एसिड के कारण उसका मांस भी पिघल जाता। रुद्र प्रताप ने गहरी सांस ली, लेकिन वह इंटघोस्ट को उसकी गलती के लिए दोष नहीं दे सकता था, ये जानने के बाद कि उसने नाइटमेयर्स के स्वामी की हत्या की थी। इस प्रकार उस राक्षस को डांटने के बजाय जो केवल खाना जानता था, उसने अपने समन्स में से एक को बुलाते हुए कहा, इसे जगाओ। एंजेला, जो उसके पास प्रतीक्षा कर रही थी, ने रिक्शाशा को घृणा भाव से देखा। अत्यंत वफादार अंडरएल्फ ने बिना हिचकिचाहट के काम किया। मैं तुम्हें हिंसा का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ, बस ये सुनिश्चित करो कि वह जाग जाए, रुद्र प्रताप ने कहा। जैसे ही वह बोलना समाप्त करता है, रिक्शाशा ने अपनी तलवार निकाली और आर्या शांता के कान में से एक को काट दिया। उसका छोटा कान फर्श पर गिर गया और घाव से खून बहने लगा। कार्ग,
आर्या शांता एक चीख के साथ अपने पैरों पर खड़ी हो गई और फिर जल्दी से अपनी स्थिति को समझते हुए अपने होठों को काटने लगी। उसे अपना घाव ढकते हुए और जमीन पर लात मारते हुए देखना दयनीय था और साथ ही वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। वह एक बदसूरत तरीके से जमीन पर ठोकर खाते हुए संघर्ष करती रही, शायद एंड घोस्ट के चिपचिपे पाचक रस के कारण। अच्छी लग रही हो, भ्रम की रानी, रुद्र प्रताप ने ठंडे ढंग से कहा, क्योंकि वह आर्या शांता को हर जगह खून टपकते हुए देख रहा था। नहीं, मुझे तुम्हें एक वार्डन कहना चाहिए। आर्या शांता, जो दर्द और निराशा में अपनी आंखें घुमा रही थी, उन शब्दों को सुनकर अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। उसके चेहरे पर गहरी निराशा और समर्पण भरा था। ऐसा लगा कि उसने स्थिति को स्वीकार कर लिया है और सब कुछ उगल देने के कगार पर थी, लेकिन अंततः उसने अपने रहस्यों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, तुम इस समय सब नाटक कर रही थी, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की। आर्या शांता ने लगातार अंतहीन हिंसा का सामना किया था, लेकिन वह अपना मुंह बंद रखने में कामयाब रही। रुद्र प्रताप इस बात से सूक्ष्म रूप से प्रभावित था कि वह कितनी चुप्पी साधे हुए थी, लेकिन प्रशंसा की वह भावना केवल एक संक्षिप्त क्षण के लिए रही। उसने साम्राज्यवादी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने अर्जित की गई प्रेडेशन की शक्ति उसे केवल अपने अवशोषित प्रतिद्वंद्वियों की किसी भी क्षमता का एक बार उपयोग करने की अनुमति देती थी। लेकिन आर्या शांता के लिए दुर्भाग्य से अभिशाप और दंड की क्षमता जो उसने दुष्ट राक्षस लुयांग से अभी अभी ली थी, उस जैसे व्यक्ति के लिए काफी उपयुक्त थी, एक कैदी जो बोलने से इनकार कर रही थी। आइए देखें कि एक वार्डन की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, उसने कहा। वार्डन्स का मालिक। आर्या शांता की पोसिलेन जैसी त्वचा पर गहरे लाल धब्बे दिखाई देने लगे और फिर उन पर काली सड़न हावी हो गई। यह एक भयावह दृश्य था जो किसी को भी सिहरा देता, और यह बिना पूछे भी स्पष्ट था कि वह कितनी पीड़ा से गुजर रही थी। हालांकि आर्या शांता ने अंत तक चुप रहा, तब भी जब अभिशाप ने उसके शरीर को पिघलाना शुरू कर दिया था। उसने बात करने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। उसने अपने दांतों को इतनी जोर से पीसा कि वे टूट गए और उसके होंठ पूरी तरह से कट गए और खून से सन गए। रुद्र प्रताप ने सोचा कि क्या ये वही आर्या शांता थी जिसने थोड़ी देर पहले हिंसा की धमकियों के नीचे अपनी जान की भीख मांगी थी। भ्रम की रानी के मुखौटे को हटाने से एक ऐसी इकाई सामने आई जो बहुत ही हठी थी। हाँ, भले ही तुम मुझे आग के बर्तन में फेंक दो और उसे बंद कर दो, मैं कभी नहीं बोल सकती, आर्या शांता ने कहा। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। हालांकि वह शारीरिक रूप से टूट चुकी थी और उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, रुद्र प्रताप को उसके शब्दों के पीछे एक उकसावे की भावना महसूस हुई। यदि तुम्हारे पास बोलने की ताकत अभी भी बाकी है तो तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देना बेहतर रहेगा। रुद्र प्रताप ने आर्या शांता की असहनीय धैर्य के सामने सिर हिलाया। बताओ, क्या तुम्हारे अलावा यहाँ और वार्डन्स बचे हैं? हालांकि जवाब देने के बजाय आर्या शांता ने कुछ बिल्कुल अलग जवाब दिया। हाँ, ये कैसे रहेगा, चलो बारी बारी से सवाल पूछते हैं। रुद्र प्रताप इस बेतुके सुझाव से दंग रह गया। उसने कहा, लगता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस समय किस स्थिति में हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ इस समय कौन शासन करता है ना? यदि वह चाहता तो वह उसी क्षण उसकी जान ले सकता था। फिर भी उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह उस क्षण उसकी मौत नहीं चाहता था। जाहिर है, ये देखते हुए कि उसने कितनी बार उसे धोखा दिया था, वह तुरंत उसका अंत करना चाहता था। लेकिन अपने गुस्से को शांत करने से अधिक महत्वपूर्ण उससे जानकारी निकालना था। लेकिन इस तरह समय बर्बाद करना भी एक मूर्खतापूर्ण कार्य है, रुद्र प्रताप सोचता हुआ बोला। इस प्रकार उसने उसके प्रस्ताव को ठुकराने के बजाय अभिशाप के प्रभाव को धीमा कर दिया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। आर्या शांता के शरीर के उन हिस्सों के साथ कुछ नहीं किया जा सकता था जो पहले ही सड़ चुके थे, लेकिन अभिशाप के फैलाव को धीमा करने और नए उगने वाले मांस को तुरंत सड़ने से रोकने से आर्या शांता को बहुत अधिक राहत मिली दिख रही थी, और यह स्पष्ट था कि उसके लिए दर्द असहनीय रहा होगा। इसके अलावा आर्या शांता ने अचानक इस तरह का अजीब सौदा क्यों किया, इसका कोई कारण जरूर होगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, ये सबसे अच्छा होगा कि तुम किसी भी झूठ या बहाने से काम न लो या इससे बाहर निकलने की कोशिश मत करो, रुद्र प्रताप ने उसे चेतावनी दी। आर्या शांता को अपने दर्द से अभी थोड़ी ही राहत मिली थी और वह सांस लेने लगी थी, लेकिन उसके चेहरे का भाव अचानक विकृत हो गया। मैंने अभिशाप के फैलने को रोका है, लेकिन मैंने इसे हटाया नहीं है, रुद्र प्रताप ने कहा। अचानक हुए दर्द के कारण आर्या शांता ने पहली बार चीख मारी। क्या उसने उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने के कारण अपना गार्ड नीचा कर लिया था? तो चलो मैं पहले एक सवाल के साथ शुरुआत करता हूँ, रुद्र प्रताप ने कहा। जब दर्द फिर से रुका तो पीले चेहरे वाली आर्या शांता ने उसे देखा और सूखे गले से घूंटने ली। तारांकन तारांकन तारांकन। ग्रैंड लेबिरिंथ के अंदर नई दीवारें और छतें बनी, लेकिन यह इस समय कुछ नया नहीं था। इस प्रकार जब उनके मालिक और देशद्रोही को घेरने के लिए एक नई दीवार प्रकट हुई तो समन्स बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखे, बल्कि वे जिज्ञासु दिख रहे थे, आश्चर्य करते हुए कि दीवार के दूसरी ओर क्या बातचीत हो रही है और क्या हो रहा है।
वे इतनी देर तक किस बारे में बात कर रहे हैं? एंजेला ने उबासी लेते हुए शिकायत की, लेकिन रिक्शाशा ने कोई जवाब नहीं दिया। हमेशा की तरह भावशून्य चेहरे के साथ वह अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करते हुए अपने मालिक की वापसी का इंतजार कर रही थी। मुझे ठंडा व्यवहार कर रही हो, एंजेला ने रिक्शाशा पर कुछ बार तिरछी नजरों से देखा, जो उसे साफ साफ नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन चूंकि रिक्शाशा ने अपने मालिक के अलावा किसी और से कभी बात नहीं की थी, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन किसी कारणवश रिक्शाशा ने बातचीत शुरू की। मुझे तुमसे एक बात पूछने दो। ओह जरूर, हमारी अल्पभाषी अंडरएल्फ महोदया को क्या जिज्ञासा है? एंजेला ने पूछा। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? रिक्शाशा ने जवाब में पूछा। एंजेला का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन रिक्शाशा ने जारी रखा, मैं पूछ रही हूँ कि क्या मैं तुम्हारी निष्ठा पर भरोसा कर सकती हूँ? यदि कोई और यह सवाल पूछ रहा होता तो मैं इसी वक्त उसके अन्न फाड़ देती, एंजेला गुर्राई। रिक्शाशा के मृदु स्वर की तुलना में एंजेला का जवाब अत्यधिक था, लेकिन अंडरएल्फ एक इंच भी नहीं हिली। एक उदासीन चेहरे के साथ उसने चुपचाप जवाब का आग्रह किया। एंजेला ने जारी रखा, लेकिन तुम्हारे सवाल का क्या मतलब है? खैर, मैं समझती हूँ कि चीजें काफी अराजक हैं, लेकिन ऐसे सवाल का क्या मतलब है? ऐसी स्थिति में, जहां डीप फ्लो के मालिक भी अपने ही अधीनस्थों पर भरोसा नहीं कर सकते थे, केवल उस एक वाक्य से वार्डन की पहचान करने की कोशिश करना बेतुका था। हालांकि अंडरएल्फ को ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने आग्रह किया, इसका एक मतलब है। एंजेला ने आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति के साथ फिर से पूछा, क्या इसका मतलब है कि तुम मेरे शब्दों पर विश्वास करती हो? रिक्शाशा ने कोई जवाब नहीं दिया। खैर ठीक है, चूंकि तुमने मुझसे कुछ अच्छा कहा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी। एंजेला ने अपने मालिक के साथ अपने रक्त समझौते के बारे में रिक्शाशा को विस्तार से समझाया। स्पष्टीकरण सुनने के बाद रिक्शाशा काफी हद तक संतुष्ट दिखी। लेकिन तुम अचानक ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? मैंने सोचा था कि केवल मालिक के शब्दों का ही कोई मतलब है तुम्हारे लिए। एंजेला ने शुरुआत की, लेकिन अचानक वह बोलना बंद कर दिया और उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसका आरामदायक स्वभाव पूरी तरह से गायब हो गया था और उसकी आंखें तेजी से चमकी, मानो वह अपने सामने शिकार का सामना कर रही हो, रिक्शाशा के शरीर के हर इंच की जांच करते हुए। उसने पूछा, तुम्हें कुछ पता है ना? ये वार्डन से संबंधित नहीं है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। रिक्शाशा ने सूक्ष्म रूप से अपनी आवाज कम कर ली। एंजेला ने अंडरएल्फ को गंभीरता से देखते हुए पूछा, क्या मालिक को पता है? रिक्शाशा ने बस सिर हिलाया। एंजेला ने जारी रखा, तुम्हें लगता है कि तुम्हें अंदाजा है, और तुम निश्चित रूप से कोई छोटी मोटी बातचीत नहीं कर रही थी। ठीक है, मुझे बताओ अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। जब मैं मदद मांगूं तो मुझे अपनी शक्ति एक बार देना, रिक्शाशा ने कहा। यह एक बहुत ही अस्पष्ट कथन था, लेकिन एंजेला ने खुशी से सिर हिला दिया। हालांकि उसने पूछा, लेकिन मेरे बारे में क्यों? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं? इसमें अच्छा या बुरा कुछ नहीं है, बस डोमिनिक यहाँ नहीं है, इसलिए केवल तुम मेरी मदद कर सकती हो, रिक्शाशा ने कहा। आर्ग, ये बहुत निराशाजनक है। तुम दोनों, तुम और डोमिनिक, मालिक के अलावा किसी और से बात करते समय अपने शब्दों को इतना बचाकर रखते हो। इस डर से मैं पागल हो जाऊंगी। एंजेला रिक्शाशा के संक्षिप्त जवाबों से निराश दिख रही थी। रिक्शाशा ने एंजेला की ओर एक नजर डाली और आकस्मिक रूप से एक बयान दिया। क्योंकि मालिक के अलावा केवल तुम ही हो जो अंडरवर्ल्ड में अंदर और बाहर घूम सकती हो। उस बेतुके बयान को सुनकर एंजेला ने आगे बढ़कर उन शब्दों के पीछे के अर्थ को समझने की कोशिश की। हालांकि रिक्शाशा ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, मालिक लौट आए हैं। उसकी आंखें एक दरारदार दीवार पर टिकी थीं और रुद्र प्रताप, जिसका दोनों लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, बाहर निकला। मुझे इसके बारे में बाद में बताना, एंजेला ने कहा। अगर वह चाहती तो रिक्शाशा को और सुन सकती थी, लेकिन उसके मालिक का चेहरा नजरअंदाज करने के लिए बहुत असामान्य था। अनिच्छा से उसके पास इस मामले को दूसरे समय के लिए टालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तारांकन तारांकन तारांकन। जब रुद्र प्रताप फिर से प्रकट हुआ तो वह अकेला था। आर्या शांता, जिसका मांस कुछ ही क्षण पहले सड़ रहा था और भयानक बदबू निकाल रहा था, कहीं नजर नहीं आ रही थी। एंजेला और रिक्शाशा ने इस असंगति पर ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने इसके बारे में पूछने की जहमत नहीं उठाई। आखिर बिना पूछे भी यह स्पष्ट था कि उसके साथ क्या हुआ था। इसके विपरीत, ये सबके लिए एक राहत की बात थी कि भ्रम की रानी, जो दूसरों के सपनों के माध्यम से उन पर हमला कर सकती थी, अंततः चली गई थी। इस बात का कोई मौका नहीं था कि रुद्र प्रताप ऐसे किसी व्यक्ति को जीवित छोड़ देता। और जैसा कि अपेक्षा की गई थी, उसने आर्या शांता के बारे में बिल्कुल भी नहीं बात की। मालिक, क्या आपने सभी देशद्रोहियों को ढूंढ लिया है? दोनों महिलाएं परिणाम के बारे में काफी जिज्ञासु दिख रही थीं। इस स्थिति पर विचार करते हुए, जहां ये पहचानना असंभव था कि उनके दुश्मन कौन थे और परिणामस्वरूप उनकी गतिविधियां भारी रूप से प्रतिबंधित थीं, ये स्वाभाविक था कि वे किसी भी प्रगति के बारे में जिज्ञासु थीं।
दुर्भाग्यवश मैं अन्य वार्डन्स के अस्तित्व के बारे में नहीं जान सका, रुद्र प्रताप ने कहा। एंजेला ने स्पष्ट निराशा के साथ त्योरी चढ़ाई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे इससे कुछ नहीं मिला। रुद्र प्रताप का चेहरा देर से बदल गया। एक ठंडी ऊर्जा ने उसके भाव को भर दिया, जो उस क्षण तक पत्थर की तरह कठोर था। उसने जारी रखा, यह नहीं था कि अतिक्रमणकारी यूजर पर चलना नहीं चाहता था। माफ कीजिए, आपका मतलब? उन असमझ में न आने वाले शब्दों को सुनकर एंजेला आगे पूछने पर मजबूर हो गई। ये था कि अतिक्रमणकारी चल नहीं सकता था, रुद्र प्रताप ने कहा। तारांकन तारांकन तारांकन। रुद्र प्रताप को आर्या शांता के माध्यम से प्राप्त जानकारी सीमित थी। वह अन्य वार्डन्स के अस्तित्व से अनभिज्ञ थी और उसे भी उन्हें अलग करने की क्षमता नहीं थी। वार्डन्स एक दूसरे के अस्तित्व की पुष्टि करने का एकमात्र तरीका तब था जब वे एक सामान्य मिशन के लिए एक साथ चलते थे। तुम लोगों ने अपने मिशन कैसे प्राप्त किए? रुद्र प्रताप ने पूछा। अब मेरी बारी है सवाल पूछने की, आर्या शांता ने कहा। रुद्र प्रताप, जिसने संक्षेप में आर्या शांता के साथ किए गए सौदे को भूल गया था, ने देर से त्योरी चढ़ाई। लेकिन सौदा एक सौदा था, इस प्रकार उसने अस्वीकृति के भाव के साथ उसके सवाल का इंतजार किया। आपने जिस सच्चे नाम ट्रू नेम को विरासत में पाया है वह क्या है? आर्या शांता ने पूछा। लालच, ग्रीड। रुद्र प्रताप ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया। आखिरकार दिन के अंत में आर्या शांता का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उसने इसे छिपाने का कोई कारण नहीं देखा। वाकई ये काफी उपयुक्त नाम है, शायद इसलिए कि उसने ग्रैंड लेबिरिंथ को असंख्य प्राणियों को खाते हुए देखा था, साथ ही इसके शासक की बर्बरता को आर्या शांता जल्दी ही संतुष्ट लग रही थी। अब मेरी बारी है, तुम्हारा मिशन क्या था? रुद्र प्रताप ने पूछा। मेरा मिशन तुम्हारी शक्ति का परीक्षण करना था, आर्या शांता ने जवाब दिया। यह एक और अप्रत्याशित जवाब था। रुद्र प्रताप ने सोचा था कि क्या उसका मिशन ग्रैंड लेबिरिंथ को नष्ट करना था क्योंकि उसने लुयांग और सेटिस को उसके पास लाया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं था। आर्या शांता ने कहा कि उसका मिशन केवल ग्रैंड लेबिरिंथ और उसकी शक्तियों का परीक्षण करना था। मैं तुम्हारे इरादों को नहीं समझता, रुद्र प्रताप ने कहा। मैं बस अपने मिशन का पालन कर रही हूँ। मुझे इसके पीछे के बड़े उद्देश्य का पता नहीं है, आर्या शांता ने जवाब दिया। ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? व्यक्तिगत बदला? क्या डेनारियन वार्डन्स का लक्ष्य था? शुरू में नहीं, लेकिन अंततः हाँ। रुद्र प्रताप द्वारा अभिशाप के फैलने को रोकने के बाद आर्या शांता अजीब तरह से आज्ञाकारी हो गई थी। वह निश्चित नहीं था कि क्या उसकी आस्तीन में और चालें थीं या वह बस उस दर्द से डर गई थी जो बातचीत समाप्त होने के बाद फिर से शुरू हो सकता था, लेकिन उसने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया। उसके बाद दोनों ने सवालों और जवाबों का आदान प्रदान जारी रखा। रुद्र प्रताप ने आर्या शांता से वार्डन्स के बारे में सवाल पूछा और उसने उसके द्वारा हासिल की गई लालच की शक्ति के बारे में पूछा। हालांकि इन सवालों और जवाबों से प्राप्त होने वाली जानकारी बेहद सीमित थी। आर्या शांता शतरंज के बोर्ड पर एक तुच्छ मोहरा निकली जो बस उसे दिए गए आदेशों के आधार पर चल रही थी। किसी कारणवश रुद्र प्रताप को लगा कि वह समस्या के मूल तक नहीं पहुंच रहा था और बस घुमावदार रास्तों पर चल रहा था। उसने त्योरी चढ़ाई और कहा, यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मैंने अभी तक एक भी उचित जवाब नहीं सुना है, क्योंकि तुम ऐसे सवाल नहीं पूछ रहे हो जिनका मैं जवाब दे सकूं। ये कैसा रहेगा? क्या तुम्हें ये जिज्ञासा नहीं कि मैं किसके लिए काम कर रही हूं? आर्या शांता ने जवाब दिया। रुद्र प्रताप, जिसने स्वाभाविक रूप से सोचा था कि वह अतिक्रमणकारी के लिए काम कर रही थी, उसकी आंखें बिना सोचे समझे फैल गईं। उसने पूछा, क्या तुम अतिक्रमणकारी के लिए काम नहीं कर रही थी? नहीं, आर्या शांता ने जवाब दिया। तो फिर अब मेरी बारी है। रुद्र प्रताप ने आर्या शांता की प्रतिक्रिया पर नाक सिकुड़ी। उसका रवैया कुछ ही क्षण पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग था। वह बेचैनी से अपना मुंह बंद रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वह नाराज दिख रही थी कि वह अपने रहस्यों को प्रकट नहीं कर सकती थी। रुद्र प्रताप को निश्चित नहीं था कि यह अभिशाप को रोकने के तुरंत बाद था या उसे ग्रैंड लेबिरिंथ द्वारा बनाए गए गुप्त कमरे में स्थानांतरित करने के बाद, लेकिन वह निश्चित था कि उसका व्यवहार और रवैया पूरी तरह से बदल गया था। चलो अपने मजाक को दूर रखें। अगर तुम इतना अभिनय करोगी तो मुझे भी इसे नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। तुम्हारे विपरीत मैं अभिनय करने में अच्छा नहीं हूँ। रुद्र प्रताप ने आर्या शांता को घूरते हुए अपनी आंखें तेज की और पूछा, क्या तुमने अभी अभी एक नया आदेश प्राप्त किया है? उसकी छाती पर, जो कुछ ही सेकंड पहले निर्वस्त्र थी, अचानक एक आंख के आकार में एक पैटर्न प्रकट हो गया। मॉरिगन और हाइमडल अपने मिशन से अपेक्षा से पहले लौट आए। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों जल्दबाजी में थे क्योंकि वे पूरी तरह से सांस फूल चुके थे। इस वस्तु के महत्व को देखते हुए हमने अपनी गति बढ़ा दी। थकान भरे चेहरे के साथ मॉरिगन ने अपने कब्जे में मौजूद एक बड़े डाउन जेम को सौंप दिया। वाकई ऐसी चीज निश्चित रूप से अवांछित ध्यान आकर्षित करेगी। इतनी शक्तिशाली वस्तु की उपस्थिति से रुद्र प्रताप के रोंगटे खड़े हो गए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इतनी शक्तिशाली समन्स ने भी इस वस्तु के लिए खुद को थका लिया था।
जरूरी नहीं कहना हो कि डाउन जेम के अंदर क्या था, वह अंडरवर्ल्ड में एक दुर्लभ खजाना था। भले ही यह अंदर से खाली होता, अकेला उच्चतम गुणवत्ता का डाउन जेम भी अधिकांश अंडरवर्ल्ड के प्राणियों के मुंह में पानी ला सकता था। लेकिन इसके अंदर एक लेबिरिंथ कोर था जो हाल ही में सक्रिय था। यह कोई साधारण लेबिरिंथ का कोर नहीं था, बल्कि एक ड्यूक स्तरीय लेबिरिंथ का कोर था। पाप का क्रिस्टल, स्वामी रहित लेबिरिंथ का कोर। पाप का हृदय एक महान कलाकृति है जो एक स्तर 17 के लेबिरिंथ को नियंत्रित करती है और पापियों की उस कारागार का समर्थन करती है जिसमें सभी प्रकार की अशुद्ध और पापपूर्ण इकाइयां थीं। हालांकि इसने अपना मालिक खो दिया है और वर्तमान में स्टैंड बाय मोड में है, ये किसी भी समय पुनः सक्रिय होने के लिए तैयार है। नागा के लेबिरिंथ के समुद्री ड्रैगन के हृदय का उपयोग करने में विफल रहने और स्तर 7 पर फंस जाने के काफी समय बीत चुका था। तब से, हालांकि रुद्र प्रताप ने मुश्किल से समुद्री ड्रैगन के हृदय को बरामद किया था, वह ग्रैंड लेबिरिंथ को अपग्रेड करने में असमर्थ था और यह स्तर 8 तक नहीं पहुंच पाया था। केवल संख्याओं के आधार पर पाप का क्रिस्टल पहले से ही नागा के लेबिरिंथ के स्तर से 2 गुना था। रुद्र प्रताप यह अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि उन दोनों के बीच शक्ति में कितना बड़ा अंतर था। यदि लुयांग ने ठीक से लड़ाई की होती तो शायद मैं वाकई संघर्ष करता, उसने टिप्पणी की। उच्च ग्रेड के डाउन जेम में निहित शक्ति को जितना अधिक महसूस किया, उसे अपनी उपलब्धि उतनी ही बड़ी लगी। इस बात पर विचार करते हुए कि उसने अपने लेबिरिंथ के स्तर में 10 के अंतर को पार करते हुए एक डीप फ्लो ड्यूक को हरा दिया था, यह एक चमत्कारी जीत थी। ये 2 लेबिरिंथों के बीच शुद्ध युद्ध नहीं था, बल्कि एक ऐसी जीत थी जिसे एक हाईलॉर्ड की शक्तियां होने के उसके भाग्य का श्रेय दिया जा सकता था। फिर भी इससे जीत के महत्व पर कोई आंच नहीं आई। आखिरकार अंडरवर्ल्ड का एकमात्र नियम था कि किसी भी कीमत पर दूसरों को हराओ और जीवित रहो, इसलिए कौन उसे दोष दे सकता था। भले ही ऐसे लोग हों जो उसकी उपलब्धि को कमाकें, उसे परवाह नहीं थी। अभी महत्वपूर्ण ये था कि उसने नागाओं की अस्थायी अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न शक्ति शून्यता को भरने के लिए एक मजबूत शक्ति के स्रोत को प्राप्त कर लिया था। लुयांग की मृत्यु के बाद लेबिरिंथ का कोर, जो पहले काम करना बंद कर चुका था, एक नए मालिक पर अंकित होने वाला है। क्या आप उत्कीर्णन एनग्रेविंग से सहमत हैं? क्या मुझे इस पर विचार करने की भी जरूरत है? रुद्र प्रताप बड़बड़ाया। क्या आप उत्कीर्णन से सहमत हैं? मैं सहमत हूँ। उत्कीर्णन पूर्ण हो गया है। लेबिरिंथ कोर, जो कभी लुयांग की शक्ति का स्रोत था, पाप की राक्षस सेना के कमांडर का पद, इसे एक नया मालिक मिल गया है। रुद्र प्रताप संदेश विंडो की जांच करने से पहले ही लेबिरिंथ कोर वाले डाउन जेम से एक अंधाधुंध चमक निकली। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप नए लेबिरिंथ कोर को सक्रिय करना चाहते हैं? एक समय में एक ही लेबिरिंथ में 3 लेबिरिंथ कोर का होना पहले कभी नहीं देखा गया है। क्या हो सकता है, कोई नहीं जानता। क्या आप अभी भी नए लेबिरिंथ कोर के सक्रिय होने से सहमत हैं? यह एक मुद्दा था जिस पर रुद्र प्रताप को विचार करना पड़ा। बेसिलिस्क किंग अनेक्स्ट को हराकर प्राप्त किया गया समुद्री ड्रैगन का हृदय लाभदायक साबित हो सकता था, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि इस बार भी परिणाम वही होगा। सबसे खराब स्थिति में तीनों लेबिरिंथ कोर एक दूसरे से टकरा सकते थे, जिससे ग्रैंड लेबिरिंथ में विसंगति हो सकती थी। लेकिन अंत में उसका रास्ता पहले ही तय हो चुका था। नागाओं ने 9वीं मंजिल और यहां तक कि डीप फ्लोज पर आक्रमण करके अपनी बहादुरी साबित कर दी थी। लेकिन जैसे ही उनका सामना सच्चे डीप फ्लो के समन से हुआ, तो उन्हें भी पता चल गया कि वे उनके सामने कितने शक्तिहीन थे। न केवल नागा, बल्कि ग्रैंड लेबिरिंथ के अन्य समन्स भी सेटर्स के मुकाबले के नहीं थे। अब वास्तविकता का सामना करने के बाद रुद्र प्रताप को पहले से किसी भी समय अधिक एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी। वह हमेशा अकेले ग्रैंड लेबिरिंथ की रक्षा नहीं कर सकता था। भले ही किसी तरह यह संभव होता, यदि लेबिरिंथ को जीवित रहने के लिए केवल एक व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ता तो इसका अस्तित्व न होना बेहतर था। इस प्रकार संक्षिप्त विचार विमर्श के बाद रुद्र प्रताप ने निर्णय लिया। मैं संश्लेषण सिंथेसिस से सहमत हूँ। नवस्थापित लेबिरिंथ कोर ने सक्रिय होना शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया में 2 पूर्व मौजूदा लेबिरिंथ कोर ने दूसरे लेबिरिंथ कोर के अस्तित्व को पहचान लिया है और अनुनाद रेजोनेट करना शुरू कर दिया है। जैसे ही लेबिरिंथ ने एक लेबिरिंथ कोर से 2 कोर वाले में परिवर्तन किया था, उसी तरह पूरा मास्टर रूम प्रकाश से घिर गया। लेबिरिंथ कोर ने अनुनाद समाप्त कर लिया है। नए लेबिरिंथ कोर का ग्रेड बहुत अधिक था और यह मौजूदा लेबिरिंथ कोर से पूरी तरह से जुड़ने में विफल रहा। कनेक्शन बेहद अस्थिर हो गया है। शक्ति का संतुलन टूट गया है। इस दर से एक बहुत छोटी टक्कर भी कोर की ऊर्जाओं के अनियंत्रित प्रकोप का कारण बन सकती है। रुद्र प्रताप ने अपने सामने प्रकट हुई चेतावनी विंडो को देखते हुए गहरी त्योरी चढ़ाई। डैम इट कमबख्त, उसे एक अजीब एहसास हो रहा था कि जब से पुनर्स्थापन रेस्टोरेशन शुरू हुआ था, तभी से किस्मत उसके साथ नहीं थी। हालांकि वह हर चीज को हमेशा बदकिस्मती का दोष नहीं दे सकता था। एक गलत कदम और उसकी सारी मेहनत हमेशा के लिए चली जाएगी। इसके अलावा वह घटनाओं के इस मोड़ से ज्यादा परेशान नहीं था। वह इतना मूर्ख नहीं था कि अपने संपूर्ण संचालन के आधार ग्रैंड लेबिरिंथ के साथ लापरवाही से जुआ खेले।
और नए लेबिरिंथ कोर को सक्रिय करने के लिए आगे बढ़ने का उसका अपना कारण था। रुद्र प्रताप ने पाप के क्रिस्टल के पास पहुंच किया, जो उग्र ऊर्जाओं को उगलते हुए हिंसक रूप से कांप रहा था। मालिक, आमतौर पर शांत रहने वाली रिक्शाशा भी ऊर्जा की असामान्य लहरों से डर गई और उसने जोर से अपने मालिक को बुलाया। हंगामा मत करो, रुद्र प्रताप ने शांत भाव से कहा, क्योंकि उसने कोर पर अपना हाथ रखा, जो ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण भागने वाला था। उसे पहले से ही पता था कि स्तर 17 के लेबिरिंथ कोर और स्तर 7 के लेबिरिंथ कोर के बीच भारी अंतर एक समस्या होगी। और जैसा कि अपेक्षा थी, मौजूदा 2 लेबिरिंथ कोर अत्यधिक शक्तिशाली पाप के क्रिस्टल का समर्थन करने में विफल रहे थे। समस्या का कारण ये था कि बहुत अधिक शक्ति एक तरफ झुक गई थी। इस प्रकार वह पैमाने को पुनः संतुलित करने के लिए खुद बीच में आया। प्रेडेशन की शक्ति के साथ उसने स्तर 17 के लेबिरिंथ कोर द्वारा यादृच्छिक रूप से छोड़ी जा रही ऊर्जाओं को अवशोषित कर लिया। अपूर्ण कनेक्शन स्थिर हो गया है। ऊर्जा भागने के कोई और संकेत नहीं है। हालांकि यह एक काफी लापरवाह प्रयास था, उसकी योजना काम कर गई और तीनों लेबिरिंथ कोर, जो ऐसे कांप रहे थे मानो किसी भी क्षण भाग जाएंगे, चुपचाप हो गए। फ्यू, रुद्र प्रताप ने देर से राहत की सांस ली। ये वाकई एक खतरनाक स्थिति थी, लेकिन उसका चेहरा पहले की तुलना में चमकदार था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी, इस तथ्य को देखते हुए कि उसने महान ड्यूक द्वारा स्वामित्व वाले लेबिरिंथ कोर से ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण मात्रा अवशोषित कर ली थी। तुमने किस तरह का जादू किया? देर से मोरिगन और अन्य समन्स ने रुद्र प्रताप को हैरानी से देखा, भले ही वे उसकी उपलब्धि की प्रशंसा कर रहे थे। मैंने बस लेबिरिंथ कोर को उस सीमा तक निष्क्रिय कर दिया कि वह अब अनियंत्रित नहीं हो सकता, रुद्र प्रताप ने कहा। विस्तृत स्पष्टीकरण के अभाव के बावजूद समन्स ने अपने मालिक की उपलब्धि पर फिर से प्रशंसा की। हालांकि खुद को फिर से ऐसा करते नहीं देख सकता, वह बड़बड़ाया। उसका भौतिक शरीर पूरी तरह से ऊर्जावान था, लेकिन इसने उसकी मानसिक क्षमता पर असर डाला था। अगर उसने एक छोटी सी गलती की होती तो नया लेबिरिंथ कोर पूर्व मौजूदा कोर द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता, जिसके परिणामस्वरूप और भी बड़ी समस्या हो सकती थी। नागा का हृदय स्तर 7 अपग्रेड हो रहा है, मुख्य कोर के रूप में रहेगा, और समुद्री ड्रैगन के हृदय स्तर 7 के बाद पाप का क्रिस्टल स्तर 17 भी एक उपकोर के रूप में कार्य करेगा। पूर्व मौजूदा कोर और नए कोर के स्तर अलग अलग हैं। पाप का क्रिस्टल अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ है। उपकोर के स्तर को अस्थायी रूप से स्तर 17 से स्तर 7 पर समायोजित कर दिया गया है। जब लेबिरिंथ की रैंक बढ़ेगी तो उपकोर को फिर से उसके मूल स्तर पर पुनर्स्थापित किया जाएगा। 3 नए समन्वित लेबिरिंथ कोर बेहद स्थिर और कुशल हैं। उनके स्तर के सापेक्ष उनकी दक्षता बहुत बढ़ गई है। ग्रैंड लेबिरिंथ भविष्य में और भी अधिक मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। यह अब अपने सामने बिछाए गए स्वादिष्ट भोज को तब नजरअंदाज नहीं करेगा जब वह पूरी तरह से भरा होगा, जैसा कि सेटिस के आक्रमण के समय हुआ था। पाप का क्रिस्टल स्वयं दूषित ऊर्जा का सार है और दुर्भावना का एक क्रिस्टल है। अंडरवर्ल्ड में इससे अधिक घिनौनी ऊर्जा किसी की नहीं है। पाप के क्रिस्टल की उपस्थिति के कारण आपको अब किसी भी दूषित ऊर्जाओं को छानने की जरूरत नहीं है। भविष्य में ग्रैंड लेबिरिंथ उन ऊर्जाओं को भी निगल जाएगा जो दुर्भावना से दूषित हैं। इसमें वे मोइक भी शामिल हैं जिनका कोई पोषण मूल्य नहीं था। रुद्र प्रताप ने संक्षेप में अपना सिर पकड़ा, जो ऊर्जा की अत्यधिक खपत के कारण धड़क रहा था। लेकिन जब उसने अपनी आंखों के सामने संदेशों को देखा तो वह खूब हंसा। लालच का ग्रैंड लेबिरिंथ ट्रिपल कोर सिस्टम पर चलने वाला पहला है। जब नागा जागेंगे तो एक नया समन जोड़ा जाएगा। तारांकन तारांकन तारांकन। नए हासिल किए गए पाप के क्रिस्टल को ग्रैंड लेबिरिंथ के हिस्से के रूप में पूरी तरह से स्वीकार करने के बाद रुद्र प्रताप ने जल्दी ही वहां से प्रस्थान किया। अब जब चीनी अन्वेषकों के वास्तविक नेता लुयांग चला गया था, वह निश्चित था कि सतह पर स्थिति बहुत अलग होगी। अब जब चीनी अंडरवर्ल्ड कुलीन, जिन्हें बहुत प्रयास से तैयार किया गया होगा, और लुयांग, जो उन सभी के शिखर पर खड़ा था, अस्तित्व से मिटा दिए गए थे या अक्षम छोड़ दिए गए थे, वे आक्रामक रूप से दक्षिण कोरिया के अंडरवर्ल्ड को परेशान नहीं कर पाएंगे। चीजें बिल्कुल वैसी ही हुई जैसी उसने भविष्यवाणी की थी। चीनी अन्वेषक उतनी जल्दी गायब हो गए जितनी जल्दी वे प्रकट हुए थे, और अब केवल एसोसिएशन के अन्वेषक ही समय समय पर फाटक के पास टोही गतिविधियां करने के लिए बचे थे। हालांकि बाहर से चीजें कैसी दिखती थीं, इसके बावजूद सतह पर स्थिति तेजी से विकसित हो रही थी। अन्वेषकों की अंडरवर्ल्ड गतिविधि, जो मोआई की गतिविधियों के कारण काफी धीमी हो गई थी, ने फिर से गति पकड़ ली। वे अंडरवर्ल्ड में होने वाले बदलावों से पूरी तरह अप्रभावित थे, बल्कि वे अंडरवर्ल्ड का यादृच्छिक रूप से बड़े उत्साह से अन्वेषण कर रहे थे, मानो वे खोए हुए समय की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हों। अभी के लिए चीनी अन्वेषकों की निगरानी करना न छोड़ें। रुद्र प्रताप ने पाक सुंगजिन को कई अनुरोध छोड़ दिए और फिर से अंडरवर्ल्ड की ओर चल पड़ा। वह सक्रिय रूप से चल रहा था और लुयांग के साथ लड़ाई से पहले की तुलना में वह एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति जैसा लग रहा था। अपने पिछले स्वयं की तुलना में, जो अतिक्रमणकारी के निगरानी और उकसावे के डर से कार्य कर रहा था, अब उसने एक अलग रवैया अपना लिया था।
अंततः एंजेला, जो तरह तरह के सवाल पूछने से खुद को रोके हुए थी, अंततः नहीं रह सकी। वह जानना चाहती थी कि उसके मालिक ने उस दिन आर्या शांता के साथ किस तरह की बातचीत की थी और उसने किस तरह की कहानियां सुनी होंगी। रुद्र प्रताप निकलते समय ग्रैंड लेबिरिंथ के प्रवेश द्वार पर ठहर गया और एंजेला को देखते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे अब अतिक्रमणकारी से सावधान रहने की जरूरत नहीं है। तारांकन तारांकन तारांकन। रुद्र प्रताप को निश्चित नहीं था कि आर्या शांता को किस तरह के आदेश मिले थे, क्योंकि वह काफी सहयोगी थी, लेकिन इससे उसके भाग्य में कोई बदलाव नहीं आया। वह इतना नर्म नहीं था कि उस देशद्रोही को आजाद कर दे जिसने उसे कई बार पीठ में छुरा मारा था। उसके कष्टों से मुक्त करने के लिए उसे अंतिम झटका देना, उसे सड़ने देने की तुलना में एक बेहतर दयालुता का कार्य था। अतिक्रमणकारी नहीं हिल सकता, वह इस समय आपसे निपटने के लिए पर्याप्त स्वतंत्र नहीं है। मानो उसके अप्रत्याशित दयालुता के बदले में आर्या शांता ने उसे एक और जानकारी दी। क्या ये तुम्हारा विचार है या ये तुम्हारे असली मालिक का संदेश है जिसके बारे में तुम बोलने की हिम्मत नहीं करती? रुद्र प्रताप ने पूछा। मेरे जैसा एक तुच्छ नौकर इन शक्तिशाली लॉर्ड्स के स्थान पर कैसे सोच सकता है? आर्या शांता ने जवाब दिया। तुम जो कह रही हो वह एक भविष्यवाणी जैसी लगती है। क्या उसने तुम्हें इसके पीछे का कारण नहीं बताया? रुद्र प्रताप ने पूछा। आर्या शांता ने किसी भी चिंता के संकेत के बिना जवाब दिया, क्योंकि अतिक्रमणकारी को एक और हाईलॉर्ड का सामना करना होगा जिसका गुस्सा इस समय उभरा है। रुद्र प्रताप को याद आया कि एक व्यक्ति कुछ कीमती चीज खोने के बाद गायब हो गया था। वह बुदबुदाया, वेलिंग लॉर्ड, वेलिंग लॉर्ड। आर्या शांता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन वह खुद में ही एक जवाब था। अब कृपया मेरे कष्टों को समाप्त कर दीजिए। उसने रुद्र प्रताप से एक शांत अभिव्यक्ति के साथ उसे खत्म करने को कहा, मानो उसने वह सब कुछ हासिल कर लिया था जो वह चाहती थी। रुद्र प्रताप ने उसके अनुरोध को ठुकराया नहीं और अपनी प्रदेशन की शक्ति के माध्यम से उसकी शक्तियों को अवशोषित कर लिया। आर्या शांता को पहले डेनारियन के लिए जासूस के रूप में उसके पास भेजा गया था, इससे पहले कि वह एक वार्डन के रूप में उसे धोखा दे। वह पूरे अंडरवर्ल्ड में भागती रही और अंत में मौत की भीख मांगी, लेकिन रुद्र प्रताप के अतीत में उसके प्रति उसके प्रभाव के बावजूद उसका अंत अपेक्षाकृत साफ रहा। पहली बार सेटल्स के शासक को युद्ध में हरा दिया गया है। एक अज्ञात लेबिरिंथ ने शाश्वत निर्वासित अटर्नल एक्साइल को कैद कर लिया है। महान तबाही के बाद से हुए पहले बड़े पैमाने पर युद्ध का प्रभाव अपेक्षा से कहीं अधिक दूर तक फैल गया था। डीप फ्लोज के सच्चे शासकों में से एक माने जाने वाले एक ड्यूक की मौत कोई छोटी बात नहीं थी। वह ड्यूक, जो दूसरों की तुलना में सबसे तेजी से रैंक से ऊपर उठा था, वह इससे पहले कि कोई उसका पर्दाफाश कर पाता, गिर गया था। यह एक निर्णायक घटना थी जिसने डीप फ्लोज के कामकाज को बदल दिया, और यह अंडरवर्ल्ड के उन लेबिरिंथ मालिकों को संकट की भावना महसूस कराने के लिए पर्याप्त थी, जिनके लेबिरिंथ को पुनर्स्थापन रेस्टोरेशन के कारण जबरदस्ती पुनर्गठित किया गया था। 9वीं मंजिल के लेबिरिंथ मालिक सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, क्योंकि उन्होंने उसी मंजिल को साझा किया था जिस पर उस नागा किंग ने पाप की राक्षस सेना को हराया था। उन्हें भूकंप से हुए नुकसान से उबरने के लिए अपनी सभी बचत को खर्च करना पड़ा, साथ ही टोही और खोज एवं बचाव मिशनों पर और भी अधिक संसाधन खर्च करने पड़े। इसके लिए धन्यवाद। रुद्र प्रताप और व्यस्त हो गया। वह उन सभी घटनाओं के केंद्र में था। वह उस ड्यूक को हराने वाला व्यक्ति था जो एक रहस्यमय आवरण में लिपटा था, और वह विजेता था जिसने ड्यूक का लेबिरिंथ कोर हासिल किया था। यह तय था कि ग्रैंड लेबिरिंथ अंडरवर्ल्ड में ध्यान का केंद्र बन गया था। यह अकेला आज का तीसरा मामला है, रिक्शाशा ने एक सख्त अभिव्यक्ति के साथ रिपोर्ट किया। अंडर एल्व्स की नेता और डोमिनिक की अनुपस्थिति के दौरान लेबिरिंथ की वास्तविक प्रशासक होने के नाते वह लेबिरिंथ के आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में व्यस्त रही थी। इस बार कौन था? रुद्र प्रताप ने पूछा। ये पूर्वी तरफ स्थित एक लेबिरिंथ की टोही टीम थी, रिक्शाशा ने जवाब दिया। हाल ही में ग्रैंड लेबिरिंथ के पास अन्य लेबिरिंथों के जासूस अक्सर दिखाई देने लगे थे। इसके लिए धन्यवाद। अंडर एल्व्स और वैम्पायर्स बेहद व्यस्त रहे थे। वे जासूसों को ग्रैंड लेबिरिंथ तक पहुंचने से रोकने के लिए उनका रास्ता रोक रहे थे, जिसका मतलब था कि उनके थकान का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। अभी के लिए हम एंड घोस्ट का उपयोग करके उनके पहुंच को जितना हो सके रोक रहे हैं, लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते कि हम उस तरीके से कब तक उन्हें रोके रखेंगे, रिक्शाशा ने कहा। उसकी चिंताएं अतिशयोक्ति नहीं थीं। चीनी पक्ष की मंजिल जो रुद्र प्रताप की 9वीं मंजिल से टकराई थी, वह उनकी डीप फ्लोज में से एक थी, और उस पर मौजूद हर एक लेबिरिंथ किसी न किसी ड्यूक का था। इस प्रकार उनके जासूसों से निपटना आसान नहीं था। मुझे पता है यह मुश्किल है, लेकिन कृपया थोड़ा और संभाल लो। मुझे और समय चाहिए, रुद्र प्रताप ने कहा। लुयान को हराकर जो लूट मिली थी वह मामूली नहीं थी। इस तथ्य के बावजूद कि लुयान का लेबिरिंथ अंडरवर्ल्ड में लंबे समय तक मौजूद नहीं रहा था, इसकी नींव रुद्र प्रताप की उम्मीद से कहीं अधिक मजबूत थी, और पाप का क्रिस्टल लेबिरिंथ कोर उससे पहले देखी गई किसी भी वस्तु से अधिक शक्तिशाली कलाकृति थी। हालांकि सारी लूट को समेकित करने और इसे कुछ व्यवहारिक बनाने में लंबा समय लगेगा। मुझे बताएं अगर आप वाकई में शक्ति की कमी महसूस कर रहे हैं।
मैं एंड घोस्ट के साथ शक्ति की कमी को पूरा कर दूंगा, रुद्र प्रताप ने प्रस्ताव रखा। हालांकि रिक्षाशा ने जवाब देने के बजाय अपना सिर झुका दिया और रुद्र प्रताप ने खुद को गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, ओर्ग। उसे पता था कि विनम्र अंडर एल्फ नेता कभी भी उससे मदद नहीं मांगेगी। भले ही उसे अपने ही कबीले का बलिदान करना पड़े, वह कभी भी सहायता के लिए उसके पास नहीं आएगी और वह अंत में सब कुछ खुद ही करेगी। इन्हीं पहलुओं में रिक्षाशा डोमिनिक से अलग थी। डोमिनिक के विपरीत, जो पूरे लेबिरिंथ को एक एकल इकाई के रूप में देखती थी और तदनुसार मानव शक्ति को तैनात करती थी, रिक्षाशा बहुत अधिक सीधी सादी थी। इसका मतलब यह नहीं था कि वह अक्षम थी या वह अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर रही थी। उसमें बस लचीलापन की कमी थी। रिक्षाशा, रुद्र प्रताप ने शुरुआत की। जी मालिक, रिक्षाशा ने जवाब दिया। उसके कंधे विशेष रूप से सख्त लग रहे थे, जैसे वह उसके सामने झुकी हुई थी। रुद्र प्रताप ने जारी रखा, तुम अभी अच्छा कर रही हो। इस समय हमारे पास नागा नहीं है और अगर हमारे पास तुम नहीं होती तो हम एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में होते। अप्रत्याशित रूप से गर्मजोशी भरे शब्दों को सुनकर रिक्षाशा की आंखें फैल गईं। वह बोली, मां, मैं ऐसे शब्दों के लायक नहीं हूं। नहीं, मैं बस इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कहना है। मैं बस आशा करता हूं कि तुम अपने काम पर थोड़ा और गर्व महसूस कर सकती हो और थोड़ा अधिक लचीला बनना सीख सकती हो, रुद्र प्रताप ने कहा। विनम्र अंडर एल्फ का चेहरा लाल होते देखना एक दुर्लभ दृश्य था। वह उसकी ईमानदार भावनाओं पर मुस्कुराते हुए हंस पड़ा। रिक्षाशा जल्दी से वहां से चली गई, न तो हंसती हुई और न ही रोती हुई दिख रही थी। क्या आप जल्द ही कोई उत्तराधिकारी तय करने वाले हैं? एंजेला वहीं प्रकट हुई जहां से रिक्षाशा गई थी, दीवार के सहारे टेढ़े ढंग से खड़ी होकर और अपने चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ स्पष्ट रूप से मजाक करने के लिए कुछ ढूंढ रही थी। उत्तराधिकारी? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। क्या अभी अपनी आत्मा के साथ ही सोलमेट को खोजने का सही समय नहीं है? अगर वह होती तो वह मालिक को सब कुछ देने को तैयार रहती, एंजेला ने छेड़ते हुए कहा। रुद्र प्रताप दर्दनाक ढंग से गुहारा नहीं मार सका। पहले से ही शरारती एंजेला के सतह पर जाने के बाद वह और भी अधिक हो गई थी। वह टेलीविजन ड्रामाओं, विशेष रूप से मॉर्निंग ड्रामाओं से असामान्य रूप से जुड़ गई थी। रुद्र प्रताप को निश्चित था कि वहां से ही उसने सोलमेट शब्द सीखा था। अगर तुम बकवास करने के लिए आए हो तो बंद करो। अभी उसका समय नहीं है, उसने कठोरता से कहा। उसने लुयान को हरा दिया था, लेकिन संकट खत्म नहीं हुआ था। ड्यूक्स, जो अतिक्रमणकारी के आदेशों के तहत कार्य कर रहे थे, ग्रैंड लेबिरिंथ को तब निशाना बना रहे थे जब यह अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने में असमर्थ था। अभी रोमांस का समय नहीं था। नहीं, ऐसे ही समय में आपको अपने वंशजों के बारे में और भी अधिक सोचना होगा। एंजेला के पास एक अलग राय थी। धीरे धीरे उसने एक अधिक गंभीर अभिव्यक्ति धारण की। सबसे बड़ी विश्वसनीयता आपके खून से आती है। क्या अभी भविष्य के बारे में सोचना बेहतर नहीं होगा? एंजेला की ईमानदार सलाह सुनकर, जिसमें कोई खिलवाड़ नहीं थी, रुद्र प्रताप अब उसकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर सका। उसने कहा, मैं समझता नहीं हूँ। हर कोई मेरे वंशज होने के बारे में इतना जुनून क्यों रखता है? यह मैं हूँ जो मालिक को नहीं समझती। प्रजनन करना और संतान छोड़ना, क्या यह एक स्पष्ट काम नहीं है? भले ही आप लेबिरिंथ के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हो, वंशज होना एक बहुत ही स्वाभाविक बात है और यह सभी जीवित प्राणियों का नियम और क्रम है, एंजेला ने जवाब दिया। यह विडंबना थी कि एक वैम्पायर जो न मरा हुआ था न जीवित, रुद्र प्रताप को जीवन के मामलों के बारे में उपदेश दे रही थी। लेकिन वह इस पर हंस भी नहीं सकता था, क्योंकि एंजेला ने एक बहुत ही संवेदनशील सवाल पूछा था। मालिक, क्या शायद आप डरते हैं कि आपका वंशज एक इंसान होगा? एंजेला ने पूछा। रुद्र प्रताप ने जवाब नहीं दिया। या शायद, क्या ये है कि आप नहीं चाहते कि आपके वंशज अंडरवर्ल्ड से जुड़ें? रुद्र प्रताप इसका भी जवाब नहीं दे सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि एंजेला हर चीज में सही थी, या कोई और कारण है? एंजेला ने जिद के साथ पूछा। वह उससे जवाब निकलवाने पर आमादा दिख रही थी, क्योंकि वह अपने सवालों के साथ लगी रही। जैसे जैसे सतह पर उसके लगातार दौरों के माध्यम से इंसानों की समझ बढ़ती गई, उसके सवाल काफी तीखे थे, जिन्हें खारिज करना मुश्किल था। हालांकि ऐसी महिला भी रुद्र प्रताप को पूरी तरह से नहीं समझ पाएगी। अन्य कई सुरंग खोदने वालों के बलिदान को देखने के आघात से गुजरने के बाद वह अपनी खुशी की खोज में बहुत कंजूस था। उसे निश्चित नहीं था कि क्या यह अपने लिए अन्य सुरंग खोदने वालों के बलिदान को देखने के बाद छूटे हुए पछतावे के कारण था, या वह किसी महत्वपूर्ण चीज की समझ की कमी में था, लेकिन उसे खुश होने की इच्छा नहीं थी। इसका मतलब है कि मैं हर चीज में सही हूँ, एंजेला ने आत्मतृप्ति से निष्कर्ष निकाला। अतीत में रुद्र प्रताप एंजेला के सवालों पर गुस्सा हो जाता। किसी के लिए भी अपने सभी संजीदा रखे गए रहस्यों को प्रकट करना कभी सुखद नहीं होता। हालांकि वह अब पहले की तुलना में अधिक परिपक्व था। उसने खतरनाक शक्ति प्राप्त कर ली थी और उसके साथ चलने का साहस भी। गुस्सा करने के बजाय उसने एंजेला द्वारा दिए जा रहे संकेतों को स्वीकार किया और गहरी विचार में डूब गया।
क्या वह बस जिद्दी बन रहा था? क्या वह अपनी नफरत के कारण आवश्यक काम को टाल रहा था? अजीब तरह से उसका ध्यान भटक गया था, लेकिन पहली बार उसने अपने वंशजों के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। एंजेला ने उसके भीतर के संघर्ष को पढ़ लिया और इससे और अधिक आत्मविश्वास हासिल किया, क्योंकि वह आगे बढ़ी और बोली, यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं जो मालिक को सब कुछ तुरंत देने को तैयार हैं अगर आप चाहें। जब रुद्र प्रताप अपने विचारों में खोया हुआ था, ट्रू ब्लड वैम्पायर धीरे धीरे अपनी विशिष्ट चमकीली लाल आंखों के साथ उसके पास पहुंची। और मैं भी अलग नहीं हूं। एंजेला का लगाव सूक्ष्म नहीं था। उसने अपने जन्मजात आकर्षण को प्रदर्शित किया, जिसे उसके ट्रू ब्लड ने और भी बढ़ा दिया था, क्योंकि उसने अपनी चमकदार सुंदरता का पूरा प्रदर्शन किया। उसने सतह से प्राप्त अपनी ब्लाउज से कुछ बटन खोल दिए और आगे झुक गई, अपनी छाती को उससे लगाते हुए और अपनी गहरी क्लीवेज दिखाते हुए। ये यूथ के नर्म स्लाइम से अलग था और एक बिस्तर की नरमी से भी अलग था। पहली बार किसी औरत के शरीर की कोमलता का अनुभव करते हुए रुद्र प्रताप जम गया, यह नहीं जानते हुए कि आगे कैसे प्रतिक्रिया करे। किसी कारणवश वैम्पायर की विशिष्ट खून की गंध कहीं नहीं थी। इसके बजाय रुद्र प्रताप की नाक को जो चीज भरी वह एक कुंवारी की मीठी, अनूठी सुगंध थी, और उसने अनजाने में अपनी नाक सिकुड़ी जब उसने नशीली लेकिन आकर्षक सुगंध को सांस में भरा। तुम इतनी अचानक इतनी पहल क्यों कर रही हो? एक सांस लेने के लिए उसने घटनाओं के प्राकृतिक प्रवाह को अपने सवाल के साथ तोड़ दिया। अतीत के विपरीत, जहां मैं मात्र आधी वैम्पायर थी, अब जब मैंने ट्रू ब्लड प्राप्त कर लिया है, मैं मालिक के वंशजों को गर्भ में धारण कर सकती हूँ, एंजेला ने समझाया। क्या वाकई ऐसा है? रुद्र प्रताप ने खुद से सोचा, देखते हुए कि उसका लगाव पहले की तुलना में और भी अधिक स्पष्ट था। एंजेला के भीतर निश्चित रूप से कुछ बदलाव आए थे। एंजेला ने अपनी पीली उंगली बढ़ाई और उसकी छाती को थपथपाया। मैं लालची नहीं हूँ, मुझे परवाह नहीं है मालिक कितनी भी महिलाओं को अपनाते हैं। ईर्ष्या केवल बदसूरत महिलाएं करती हैं। कितनी बेवकूफी, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की, इस बात पर विचार करते हुए कि वह एक ऐसे लॉर्ड से बात कर रही थी जिसके हाथों में ग्रैंड लेबिरिंथ के सभी प्राणियों का भाग्य था। एंजेला के शब्द बेवकूफी से कहीं अधिक थे। आखिरकार अस्तित्व में कोई और नहीं था जिससे उसे किसी भी तरह की अनुमति लेनी पड़ती। हालांकि रुद्र प्रताप को आत्मविश्वास से भरी इस एंजेला को भी ज्यादा बुरा नहीं लग रहा था। जैसे ही उसकी मानसिकता बदली, उसका रवैया भी बदल गया। उसे पल भर के लिए नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन उसकी मानसिकता में वह छोटा बदलाव उसे इस पल का आनंद लेने की अनुमति देता था। आखिरकार वह एक पुरुष था, और एंजेला वाकई एक सुंदर प्राणी थी जो सभी पुरुषों के ईर्ष्या का पात्र होगी। इस पर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस मुझे स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि आपके तुरंत वंशज हो जाएंगे, एंजेला ने कहा। वह स्मार्ट थी, और वह कोई ऐसी व्यक्ति थी जिसने कभी ज्यादा उम्मीद नहीं की थी। उसने चीजों को एक समय में एक कदम उठाने का फैसला किया होगा, क्योंकि उसने वंशजों का मामला एक तरफ रख दिया और अपने मालिक को अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने में सहज महसूस कराने पर ध्यान केंद्रित किया। और उसके प्रयास कुछ हद तक सफल लग रहे थे, क्योंकि रुद्र प्रताप की सांसें भारी होने लगीं। मुझे ले लो, आप बाद में सोच सकते हैं कि आगे क्या होता है, एंजेला ने एक घातक रूप से मीठी, आकर्षक फुसफुसाहट में कहा। तभी रुद्र प्रताप ने अंततः निर्णय ले लिया। एंजेला ने अचानक एक आवाज निकाली जो न तो किसी चीख जैसी लग रही थी और न ही किसी गुर्राहट जैसी। तुम बहुत अधिक घमंडी बन रही हो। एक लॉर्ड की प्रतिष्ठा ऐसे लगाव से दागी नहीं जाती। रुद्र प्रताप ने एंजेला की पतली कमर पकड़ी और उसे अपने करीब खींच लिया। तो क्या आपको ये पसंद नहीं है? एंजेला न तो डरी थी और न ही शर्मिंदा। वह बस शरारती ढंग से मुस्कुराए, रुद्र प्रताप को आकर्षक ढंग से देखते हुए। उसके शब्दों के साथ खेलने के बजाय रुद्र प्रताप ने अपने कार्यों से जवाब दिया। एंजेला की शक्ति सक्रिय हो गई है। एक घातक मंत्र जो सभी जीवित प्राणियों को लगाव से विषाक्त कर देता है, उसे घेर लेता है। तारांकन तारांकन तारांकन। रुद्र प्रताप ने छत को खाली नजरों से घूरते रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी एक सपने से जागा हो, क्योंकि उसकी धुंधली आंखें मुश्किल से फोकस कर पा रही थीं, और उसका नग्न शरीर लाल धब्बों से ढका हुआ था। वह लंबे समय तक बेकायदे पड़ा रहा, बेसहारा, अचल, मानो उसने दर्जनों दिनों और रातों की लड़ाई लड़ी हो। एंजेला उसके पास लेटी थी, उसके चेहरे का भाव एक पूरी तरह से संतुष्ट बिल्ली जैसा था। उसके होठों पर एक खुशहाल मुस्कान लटक रही थी, मानो वह एक अच्छे सपने को जी रही हो। थोड़ी देर बाद रुद्र प्रताप ने सुंदर वैम्पायर के चेहरे को देखने के लिए मुड़ा और कड़वाहट से बुदबुदाया, मैं हार गया। अपनी पहली बार का स्वागत करने वाले भागीदार के रूप में ट्रू ब्लड वैम्पायर काफी आकर्षक थी और एक परिपूर्ण प्राकृतिक उपपत्नी बनने के लिए पैदा हुई थी। वह इतनी बेसहारा उसके द्वारा खेला गया था। वह दिन था जब अजेय कमांडर को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। अपनी शक्तियों का उपयोग करना धोखाधड़ी नहीं है। उनके रिश्ते की उत्तेजना कम होने के बाद रुद्र प्रताप थोड़ा शिकायत करने लगा। लालच के स्वामी को इस तरह की स्थिति में देखना इतना दुर्लभ था कि एंजेला खुले तौर पर इस स्थिति का आनंद ले रही थी। अंडरवर्ल्ड में धोखाधड़ी जैसी कोई चीज नहीं होती, है ना?
वह एक विजयी अभिव्यक्ति के साथ चमकदार मुस्कुराए। रुद्र प्रताप के शब्दों के पीछे भी कोई गहरा अर्थ नहीं था। अगर उसकी शुरू से ही उसका विरोध करने का इरादा होता तो वह वैम्पायर को हाईलॉर्ड के मन में कभी भी प्रवेश करने नहीं देता। उसने अपने हिचकिचाहट की भावना को दूर करने की कोशिश की क्योंकि वह एंजेला द्वारा छोड़ी गई मंत्रमुग्ध करने वाली सुगंध को सांस में ले रहा था, जो काफी प्रभावी थी। एंजेला के आकर्षण के लिए धन्यवाद, वह बिना किसी झिझक के उसकी संगत का पूरी तरह से आनंद ले सका। वैसे मुझे निश्चित नहीं है कि डोमिनिक परेशान होगी या नहीं। एंजेला ने बात कहते हुए कोई चिंता के संकेत नहीं दिखाए, और वास्तव में वह इसके बजाय काफी खुश लग रही थी। जो कुछ उसने कहा उसके विपरीत उसे डोमिनिक के गुस्से की कोई परवाह नहीं थी। हालांकि उसके विपरीत रुद्र प्रताप काफी गंभीर लग रहा था। ऐसा नहीं था कि वह डोमिनिक से शादी कर चुका था या कुछ, लेकिन किसी तरह उसे महसूस हो रहा था जैसे उसने अभी अभी कोई अवैध संबंध स्थापित किया हो। जब उसे उसकी टांगें मिली तो वह काफी खुश लग रही थी। एंजेला, जिसे निश्चित रूप से पता था कि उसका मालिक अंदर से क्या महसूस कर रहा था, ऐसे मुस्कुराई जैसे उसने कोई मजेदार तमाशा देखा हो। तारांकन तारांकन तारांकन। हालांकि उन्होंने अपने रिश्ते को गहरा लिया था, एंजेला ने रेखा पार करने की भूल नहीं की। वह अपने मालिक की पीठ पर सवार होने वाली एक अज्ञान प्राणी की तरह नहीं बोली, और न ही वह घमंड करते हुए ऊंचे घोड़े पर सवार होने का नाटक किया। वह परिवर्तित रही और अपने सामान्य स्वभाव में ही बनी रही। रुद्र प्रताप भी अपनी पहली रोमांटिक मुलाकात के संतोष के संपर्क में आने के कारण अचानक एक अलग व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करने लगा। उसने रिश्ते के गहराने को शांति से स्वीकार किया, और वह अपने ऊपर से एक बेड़ी को उतारने में सक्षम होने पर संतुष्ट दिख रहा था। अगर कुछ बदला था तो वे नहीं थे। मेरे राजा, मेरे राजा। जब एंजेला के वैम्पायर अनुयायी ग्रैंड लेबिरिंथ की परिधि के आसपास घूम रहे थे तो उन्होंने रुद्र प्रताप को देखा और अपनी परम आदर दिखाने के लिए फर्श पर गिर गए। उनका व्यवहार इसे एक हाईलॉर्ड के रूप में उनकी जीत देखने के कारण बहुत प्राकृतिक लग रहा था। इस प्रकार उसने अवचेतन रूप से एंजेला की ओर देखा। अगर आप रानी के आदमी हैं तो क्या ये सही नहीं है कि आप उनके राजा हैं? एंजेला ने टिप्पणी की। स्पष्ट रूप से वैम्पायर्स को आपस में कुछ पता लग गया था। एंजेला ने कहते हुए ठहाका लगाया कि शायद इसी तरह बेहतर था, क्योंकि अब वे उसे अपना मालिक मानने लगे थे। तारांकन तारांकन तारांकन। तुमने मुझे यह अभी बताया क्यों? रुद्र प्रताप ने त्योरी चढ़ाई, अपनी कनपटी पर दबाव डालते हुए। मैं अपने राजा के विश्राम में बाधा डालने से डरी थी, इसलिए मैं इसकी रिपोर्ट देने में विफल रही, रिक्षाशा ने समझाया। रुद्र प्रताप के भाव भड़क उठे। ये स्पष्ट था कि विश्राम, जिसका रिक्षाशा जिक्र कर रही थी, वह उसका एंजेला के साथ बिताया गया अंतरंग समय था। जल्दी ही उसके चेहरे पर असहजता के भाव आ गए। कृपया मुझे दंडित करें, मैं किसी भी दंड को स्वीकार करने को तैयार हूँ। रुद्र प्रताप की अप्रसन्नता देखकर रिक्षाशा ने जल्दी से अपना सिर झुका लिया और विनम्र मुद्रा अपना ली। ये ठीक है, मेरा मतलब तुम्हें दोष देना नहीं था, रुद्र प्रताप ने कहा। अंधभक्ति और ईमानदार अंडरएल्फ पर गुस्सा करना एक राजा के लिए उचित नहीं होता। उसने रिक्षाशा को सिर उठाने का आदेश देते हुए एक लंबी सांस ली और जारी रखा। उसे छोड़ो, क्या तुम्हें दूतों की पहचान पता चली है? मैं उनके शब्दों को नहीं समझ पाए, लेकिन उनकी उपस्थिति से पता चलता है कि वे ग्रैंड लेबिरिंथ के उत्तर में स्थित एक ड्यूक स्तरीय लेबिरिंथ के दूत हैं, रिक्षाशा ने जवाब दिया। टोही टीम, जो कुछ दिनों पहले तक ऐसा लग रहा था कि वे विशेष रूप से इसे खोज रहे थे, अचानक गायब हो गए थे, और उनकी जगह दूतों का एक समूह प्रकट हो गया था। रुद्र प्रताप ने रिक्षाशा के जवाब पर एक पल के लिए सोचने का नाटक किया। ग्रैंड लेबिरिंथ के चारों ओर सभी दिशाओं में फैले हुए ड्यूक स्तरीय लेबिरिंथों में से प्रत्येक के समन्स अलग अलग दिखते थे, और उत्तरी क्षेत्र में स्थित लेबिरिंथों में से एक में ऐसे समन्स थे जो गायों और इंसानों के बीच के क्रॉस जैसे दिखते थे। मुझे नहीं पता कि उनकी मुलाकात का उद्देश्य क्या है, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की। चूंकि वे संवाद नहीं कर सकते थे, वह उनके ग्रैंड लेबिरिंथ पर अचानक आने के कारण को नहीं समझ पा रहा था। ये देखते हुए कि कोई शत्रुता का भाव नहीं है, मुझे लगता है कि यह जासूसी या राजनय के उद्देश्य से हो सकता है, रिक्षाशा ने जवाब दिया। रिक्षाशा के शब्दों में कुछ समझ थी। चूंकि उस लेबिरिंथ ने लुयांग, जो एक प्रतिष्ठित ड्यूक था, को हराया था, ये समझ में आता था कि वे ये पता लगाने के लिए दूत भेजेंगे कि उसकी हार के पीछे कौन था। वे कहाँ हैं? रुद्र प्रताप ने पूछा। उन्हें लगता था कि उनका कोई इरादा हमें समय से पहले भड़काने का नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी ओर से ग्रैंड लेबिरिंथ से कुछ दूरी पर हमारे संदेश का इंतजार करने का फैसला किया, रिक्षाशा ने समझाया। फिर उसने रिपोर्ट किया कि उसने इसके जवाब में एंजेला और अन्य प्रमुख समन्स को दूतों की गतिविधियों पर ग्रैंड लेबिरिंथ से निगरानी रखने का आदेश दिया था, डर के मारे कि दूत उनकी शक्ति को कम करके न आंक लें। रुद्र प्रताप ने उसके बुद्धिमान प्रतिक्रिया की सराहना की और कहा, ठीक है, चलो उनसे मिलते हैं। वह अभी तक ये नहीं समझ पाया था कि दूतों का मकसद क्या था, लेकिन इन आत्मघोषित मेहमानों से मिलने से इनकार करने का कोई कारण नहीं था, कम से कम अभी के लिए। तारांकन तारांकन तारांकन। जैसा कि अपेक्षा थी, उत्तरी लेबिरिंथ के दूत मिनोटॉर माइनेटॉज थे।
वे उस मिनोटॉर से बिल्कुल अलग नहीं लग रहे थे जिसकी रुद्र प्रताप ने कल्पना की थी। वे भयानक सींगों और चौड़े कंधों वाले शक्तिशाली दिखने वाले समंस थे। उनसे उनकी मुलाकात का उद्देश्य पूछो, रुद्र प्रताप ने कहा। संचार की समस्या रुद्र प्रताप की उम्मीद से कहीं अधिक आसानी से हल हो गई। उसने ग्रैंड लेबिरिंथ से निकलने से पहले मिमिर से मुलाकात की थी, जिसने उसे एक दुभाषिया प्रदान किया था। कृपया इस बच्चे को अपने साथ ले जाएं। इसे तुरंत वापस भेजने की जरूरत नहीं है, इसलिए जैसा आप चाहें अपनी मर्जी के अनुसार इसका उपयोग करें। रुद्र प्रताप को मिमिर से जो दुभाषिया मिला था वह कोई अजनबी नहीं थी। ये वही इम्प थी जो उसकी बहन का शादी का दहेज लेकर भाग गई थी जब उसने पहली बार अपना लेबिरिंथ प्राप्त किया था। ये वही इम्प लड़की थी जिससे उसकी ब्लैक मर्चेंट्स की नीलामी घर में फिर से मुलाकात हुई थी। मैंने उसे कई अन्य भाषाएं सिखाई हैं, इसलिए ये काफी उपयोगी साबित होगी। रुद्र प्रताप को उसकी हाल ही की जीत पर बधाई के तोहफे की तरह इम्प लड़की को सौंपते हुए मिमिर ने संकेत दिया था कि कुछ जल्द ही होने वाला है और कहा कि वह रुद्र प्रताप से फिर से संपर्क करेगा और विदा हो गया। इम्प के चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ बुरा होगा, लेकिन रुद्र प्रताप अभी भी उस इम्प के दुर्भावनापूर्ण स्वभाव से परेशान था जो उसे खुलकर भरोसा दिलाने से इनकार कर रही थी। वे कहते हैं कि वे आपके भविष्य में निरंतर जीत का जश्न मनाने और आपके साथ संबंध बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं, इम्प ने कहा। रुद्र प्रताप इम्प लड़की की स्पष्ट चमकदार आवाज सुनकर गहरे विचारों से बाहर आ गया, जो उसकी उपस्थिति से मेल नहीं खाती थी। क्या, उन्हें बताओ कि मैं उनके बधाई संदेश के लिए आभारी हूँ, लेकिन जब तक वे पहले अपने कार्यों से इसे साबित नहीं करते, मैं एक दिखावटी रिश्ते में दिलचस्पी नहीं रखता। उसने दूतों के बधाई संदेश को स्वीकार कर लिया मानो यह कोई सामान्य बात हो। वह वाकई काफी घमंडी दिख रहा था, लेकिन डीप फ्लो ड्यूक पर उसकी जीत को देखते हुए यह उसके हक में था। वास्तव में वे आधे इंसान आधे जानवर प्राणी जो मिनोटॉर जैसे दिखते थे, बहुत अधिक सावधान और सतर्क लग रहे थे, ऐसे तरीके से जो उनकी शारीरिक आकार के अनुकूल नहीं था, स्पष्ट रूप से उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने साथ लाया गया बॉक्स खोला और जोर जोर से बोले। शब्दों के माध्यम से संचार अर्थहीन है, इसलिए उन्होंने ईमानदारी के साथ एक उपहार तैयार किया है, इम्प ने अनुवाद किया। अपने सुस्त रूप के बावजूद वे काफी तेज लग रहे हैं, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की। इस बार इम्प लड़की ने उसके शब्दों का अनुवाद नहीं किया। उसने जारी रखा, हमारे पास इस समय कुछ भी तैयार नहीं है, इसलिए हम भविष्य में एहसान चुकाने के लिए अपना एक दूत भेजेंगे। अगर एक अच्छा रिश्ता बनाना उनका लक्ष्य रहा होता तो बैलों ने इसे पूरा कर लिया था, लेकिन किसी तरह बातचीत खत्म होने के बाद भी वे जाने के लिए अनिच्छुक लग रहे थे। ऐसा लग रहा है कि उनके कहने के लिए और भी कुछ है, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की। इम्प लड़की ने बैलों से कुछ शब्द कहे। अगर उनकी मुलाकात का कोई गहरा उद्देश्य था तो ये बेहतर होगा कि वे इसे अभी उठाएं। उसने फिर उनके जवाब का अनुवाद किया। वे कहते हैं कि उनकी मुलाकात का उद्देश्य आपसे सलाह मांगना नहीं, बल्कि आपसे एक एहसान मांगना है। लगता है उपहार सिर्फ एक उपहार नहीं था, रुद्र प्रताप ने ऐसे स्वर में बोला जिससे ये लग रहा था कि वह किसी भी क्षण उपहार के बॉक्स को बैलों को वापस करने को तैयार है। ऐसा लगा कि उन्होंने उसके स्वर में बदलाव महसूस कर लिया, क्योंकि उन्होंने जल्दी से अपने हाथ हिलाए और बहाने बनाने लगे। वे कहते हैं कि यह एक अनुचित निवेदन नहीं है और उनके पास ऐसी जानकारी भी है जो हमारे लिए उपयोगी हो सकती है, इसलिए वे निवेदन करते हैं कि आप उन्हें ठुकराने या स्वीकार करने से पहले उनकी बात सुनें। भले ही आप उनकी बात न माने, उनका इस जगह से शत्रुता करने का कोई इरादा नहीं है, इम्प ने अनुवाद किया। अब तक रुद्र प्रताप को भी जिज्ञासा हो गई थी कि उनका अनुरोध क्या था। चूंकि वह अनुरोध को किसी भी समय ठुकरा सकता था, उसने उनकी बात सुनने का निर्णय लिया। वे सुझाव दे रहे हैं कि अगर दक्षिणी लेबिरिंथ के दूत आपसे मिलने आएं, तो क्या आप उन्हें ठुकराने पर विचार करेंगे। वे कहते हैं कि अगर आप उनसे कभी मिले भी तो आपको कभी भी उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस बार क्योंकि उनके बयान पहले की तुलना में लंबे थे, इम्प लड़की ने उनके बोलते ही उनके शब्दों का अनुवाद किया, लेकिन दूतों का स्वर कठोर लग रहा था। इम्प लड़की के अनुवाद को सुने बिना भी रुद्र प्रताप केवल दूतों के तीव्र स्वर से अनुमान लगा सकता था कि वे दक्षिणी लेबिरिंथ की बुराई कर रहे थे। भले ही इम्प ने उनके अधिकांश शब्दों को काट दिया था और केवल मुख्य बिंदुओं का अनुवाद किया था। तारानकन तारानकन तारानकन। उत्तरी लेबिरिंथ के दूत, जो अपने आप को टॉरस टॉरस कहते थे, अपने ही लेबिरिंथ की ओर लौट गए। क्या ड्यूक स्तर पर राजनीति हमेशा इतनी सक्रिय रहती है, रुद्र प्रताप सोचता हुआ बोला। ऐसा लग रहा था कि पुनर्स्थापन से पहले भी ड्यूक्स के बीच झगड़े काफी गंभीर रहे थे। अन्यथा वे एक ग्रैंड लेबिरिंथ की यात्रा करके अन्य लेबिरिंथों की बुराई करने का जोखिम क्यों उठाते, जबकि कोई गारंटी नहीं थी कि ग्रैंड लेबिरिंथ मित्रवत होगा। संभवतः उत्तर और दक्षिण के ड्यूक्स एक दूसरे के विरोध में थे। मुझे निश्चित नहीं है कि हमारे लिए ये शुभ भाग्य है या दुर्भाग्य, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि हम उनके बीच में फंस गए हैं। ये कहते हुए कि उसे जटिल मामलों से नफरत है, एंजेला चुपचाप चली गई।
रुद्र प्रताप ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह अंडरवर्ल्ड को समझने में उसकी मदद करने में उपयोगी नहीं थी। जो बचे थे वे रिक्शाशा और मोरिगन सहित प्राचीन हीरो ग्रेड के समन्स थे। उनमें से रुद्र प्रताप ने मोरिगन से पूछने का निर्णय लिया, मोरिगन, सेटर्स की तुलना में तुम उन्हें कैसे देखती हो? अगर उनकी संख्या समान होती तो सेटर्स उन्हें कभी नहीं हरा सकते थे। मोरिगन ने जवाब दिया मानो वह उसके सवाल का इंतजार कर रही थी। रुद्र प्रताप के पास कोई के मूल्यांकन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था जब उसने अनगिनत युद्ध के मैदानों का सामना किया था। वह बुदबुदाया, चीजें बस और बदतर होती जा रही हैं। ड्यूक्स में से कोई भी कमजोर नहीं है, लेकिन मालिक ने उनमें से एक को हराया है ना? मोरिगन ने जवाब दिया। समन्स ने आपस में आत्मविश्वास से देखा और मुस्कुराया। अपने मालिक द्वारा हासिल की गई एक और महान जीत को देखना, जिसने अतीत में कई जीतें हासिल की थीं, कुछ ऐसा था जिस पर वे बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। हालांकि अपने अधीनस्थों के चमकते आत्मविश्वास के बावजूद रुद्र प्रताप भावशून्य रहा क्योंकि उसने कहा, लुयान के विपरीत ये बस्टर्ड बेवकूफ असली सौदे हैं। व्यक्तिगत प्रभाव को छोड़कर जब लेबिरिंथों की समग्र शक्ति की तुलना की जाती है तो वह किसी से बेहतर जानता था कि कौन कमजोर था। तो आप क्या करेंगे? मोरिगन ने पूछा। ऐसा नहीं लग रहा था कि टॉरस अचानक अपना रवैया बदलकर ग्रैंड लेबिरिंथ पर हमला करेंगे। इस प्रकार रुद्र प्रताप ने अभी के लिए स्थिति का निरीक्षण करने का फैसला किया। उसने जवाब दिया, तुम क्या सोचती हो? हमें दक्षिणी लेबिरिंथ से मिलना चाहिए जिनकी उन्होंने इतनी बुराई की थी, खुद फैसला करने से पहले। तारानकन तारानकन तारानकन। टॉरस के ग्रैंड लेबिरिंथ की यात्रा के तुरंत बाद नहीं, दक्षिणी लेबिरिंथ के दूत यहाँ आए। यह क्या है? इस जगह को राष्ट्रीय चिड़ियाघर भी कहा जा सकता है, भगवान की कृपा से, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की। सेटर्स बकरियों, ईगलों और इंसानों का मिश्रण थे, जबकि टॉरस बैल मानव जैसे थे। दक्षिणी लेबिरिंथ के दूत विशाल सफेद भालू थे। एकमात्र अंतर यह था कि अन्य लेबिरिंथों के समन्स के विपरीत जो जानवरों और इंसानों के मिश्रण लग रहे थे, ये दूत वास्तव में केवल सामान्य सफेद भालू थे। हमें उनसे भी उनके उद्देश्य के बारे में पूछना चाहिए, रुद्र प्रताप ने कहा। भले ही इम्पलर की अपने मालिक के आरामदायक रवैये से थोड़ी थक गई थी, लेकिन वह अपने कार्य के प्रति वफादार थी। भालू, अपने शुद्ध सफेद फर के कोट में जो अंधेरे अंडरवर्ल्ड में नहीं लगते थे, ने शुरू से ही गुस्से के स्वर में बात की। हालांकि अपने अनुवाद के बीच में इम्पलर्की के भाव बदलते देखकर रुद्र प्रताप को लगा कि बातचीत अचानक गंभीर हो गई थी। उसने पूछा, कोई समस्या है क्या? इम्पलर्की कांपते हुए उसे जवाब देने लगी, सच्चाई यह है कि